बर्निंग पॉइंट ये हुआ कि 1988 में बीपीएससी का एक रिजल्ट आया था। लखनपुर के शाहिद साहब का आधा नंबर से छूट गया था। इतना बगल के सांसद जी थे और कुल्हैया को नहीं उसमें जोड़ पाए। जोगिंदर का आबिद था 3 नंबर से छूट गया था। उस वक्त हम इंदौर में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस का मेन एग्जाम दे रहे थे। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाबिर हुसैन साहब थे। ये जो है 17वीं और 18वीं सदी में कुल्हैया वर्ड का आविष्कार हुआ। इससे पहले किताब में जो है गजट में है फ्रांसिस बुकानन का 1805 का यह गजट आया है। वो वाइसराय के भी पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करता था फ्रांसिस बुकानन। वो उन्होंने कुल्हैया का जिक्र किया। आपका कुल्हैया बिरादरी में ऐसा है कि ब्राह्मण से लेकर के ट्राइबल तक है। लगभग सारे एमएलए एमपी और मंत्री जो इस क्षेत्र से था, सारे लोगों से हम लोग कांटेक्ट किए और सारे लोग जो है हम लोगों के सपोर्ट में अनुशंसा अपने लेटर पैड पर दिया और वो लेटर पैड ओरिजिनल आज तक हमारे साथ में मौजूद है। 21 सितंबर 1996 को जो है बिहार सरकार ने गजट नोटिफिकेशन में कुल्हैया को जो है एनेक्सर 2 का दर्जा दिया। ओबीसी में 6 दिसंबर 1999 और पहला बेनिफिशरीज भी असलम है। हम लोग आरक्षण का लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी लड़ाई का जो है जंग मैदान हम लोग पूर्णिया को बनाए। अच्छा, कब बिहार में कब मिल गया कुल्हैया को BC1? कुल्हैया बिरादरी को आरक्षण दिलाने में बिरादरी के नेताओं का कितना हाथ? हम लोग तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो लोगों का विलन का रोल रहा, ऐसी बात नहीं। दोनों जगह आरक्षण मिलने का बजट 17,500 रुपया है। आदाब, नमस्कार, मैं इफ्तिखार आलम। रूबरू के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ज़ियाउल कमर। ज़ियाउल कमर साहब केडीओ के संस्थापक, अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया जिसके कारण कुल्हैया बिरादरी को आरक्षण मिला और आज कुल्हैया बिरादरी आरक्षण का लाभ उठा रही है। सबसे पहले ज़ियाउल कमर साहब, आपका रूबरू के इस एपिसोड में स्वागत है। स्वागत है, थैंक यू। आप पटना पढ़ने गए थे, आप स्टूडेंट थे। आपके जहन में ये बात कब और कैसे आई कि अपने बिरादरी यानी कि कुल्हैया बिरादरी को भी आरक्षण मिलना चाहिए या दिलाना चाहिए, इसके लिए कुछ काम किया जाए? ये बात आपके जहन में कब आई? हम 1981 में आज़ाद एकेडमी से पास किए। तभी से एक सोच था कि बिरादरी हमारे इलाके में जो दूसरी बिरादरी हैं उसको आरक्षण है और कुल्हैया बिरादरी को आरक्षण नहीं है। इस सिलसिले में हम लगातार कंसस थे कि कोई ऐसा मौका आए जो हम लोग भी इस बिरादरी को आरक्षण दिलाएं। इसी बीच में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनते ही एक कमीशन बना मंडल आयोग नाम से। मंडल आयोग मधेपुरा के मंडल साहब मधेपुरा के एमपी थे। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूम करके 7100 जाति को मंडल आयोग में जोड़ा और उसमें कुल्हैया का नाम नहीं था। जब वो रिपोर्ट 80 में आया तो हम लोग बहुत ज़्यादा मायूस हुए। इतना बगल के सांसद जी थे और कुल्हैया को नहीं उसमें जोड़ पाए और इसके लिए हम लोग जो हमारे पॉलिटिकल नेता लोग थे उनको भी हम लोग कोसे कि वो लोग कंसस नहीं थे, इसलिए नहीं हो पाया। और दूसरी बात ये थी कि आरक्षण इमीडिएट हम लोगों को ये हुआ कि हम लोग वहाँ तैयारी करते थे। बहुत ऐसे लड़के थे जो हमसे कम नंबर लाते थे, उनका हो जाता था और हम लोगों का नहीं होता था। और बर्निंग पॉइंट ये हुआ कि 1988 में बीपीएससी का एक रिजल्ट आया था। लखनपुर के शाहिद साहब का आधा नंबर से छूट गया था। उससे हम लोग बहुत ज़्यादा मायूस थे कि भाई अगर आरक्षण रहता तो ये आदमी बीपीएससी कर सकता था। जोगिंदर का आबिद था 3 नंबर से छूट गया था। बहुत लोग था जो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से छूटता था। तो इसलिए हम लोग आपस में चर्चा करते थे कि कोई ऐसा मौका आए जिसमें कि हम लोग आरक्षण के लिए अपने आप को झोंकें उसमें। तो अचानक हुआ क्या कि मंडल आयोग को लागू करने के लिए इंदिरा गांधी के टाइम में उसको जो है बंद कर दिया और वीपी की सरकार जब बनी उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था कि जैसे भी हमारी सरकार बनेगी हमने मंडल आयोग लागू करेंगे।
उन्होंने अपने सरकार बनते ही मंडल आयोग को लागू किया। उस मंडल आयोग के में जो है 27% केंद्रीय सर्विस में जो है आरक्षण था। इससे पहले आज़ादी के बाद से सेंटर में आरक्षण का कोई गुंजाइश नहीं था। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ 15% SC को था और 7.5% ST को था। पहली बार जो है 90 में जब सरकार बनी 91 में, तो OBC को जो है 27% आरक्षण दिया गया। तो उसमें भी हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग आते तो हमारे बहुत से भाई जो है कि सेंट्रल सर्विस में एग्ज़ाम देते हैं, वो लोगों को भी बेनिफिट मिलता। इसी बीच में इंद्र स्वामी यूनियन ऑफ इंडिया नाम से एक केस सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड लोग किया, जिसमें उन्होंने मंडल आयोग पर टिप्पणी किया कि मंडल आयोग में बहुत गड़बड़ी हुई है, बहुत जातियां जो है पैरवी करके उसमें घुस गया है और जिसको ओरिजिनली घुसना चाहिए था वो बाहर रह गया है। उसमें एग्जाम्पल भी दिया कि मद्रास में ब्राह्मण को भी मंडल आयोग में लाया गया है, तमिलनाडु में, आसाम में भी कई फॉरवर्ड जाति मंडल आयोग में आया है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है अपना एक डिसीजन आया 93 में, उसमें कहा कि नहीं, केंद्र सरकार जो है पिछड़ी राज्य आयोग बनाए, उस राज्य आयोग के अधीन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में देखे कि कौन ऐसी जाति है जो मंडल आयोग में गलती से घुस गया है, उनको बाहर करे, और कुछ जातियां जो है जो छूट गई है उनको वो इंक्लूड करे। ये चीज़ देखते ही हम लोगों को लगा कि एक मौका आया है जिसको कि गंवाना नहीं चाहिए। उस वक्त हम इंदौर में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस का मेन एग्ज़ाम दे रहे थे। आते ही पटना हम जो है सारे लड़कों से, पटना में जितने कुल्हैया बिरादरी के लड़के थे, इकबाल हॉस्टल, शमसुल हुदा और लालबाग के लॉज में, सबसे राब्ता किए कि बाबू यही मौका है, अगर हम लोग चूक गए तो आने वाला नस्ल आपको माफ़ नहीं करेगा। तो सारे लोग मिलकर के हम लोग एक मीटिंग रखे और मीटिंग में तय किए कि हम लोग एक संगठन बनाएंगे। वो संगठन का काम होगा आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ना। संगठन कैसे बना, इसके फाउंडर मेंबर कौन थे शुरुआती दौर में? कौन कौन लोग मेंबर थे, अध्यक्ष, सेक्रेटरी वगैरह थे? कैसे शुरुआत कैसे हुई वो बताएं। जी, संगठन बनाने के लिए हम लोग जितने भी पटने में सीनियर स्टूडेंट था उन लोगों से मिले। जे एक मुजाहिर था, लागन का मुखिया जी का लड़का था, हसन साहब IPS हैं, उनके बहनोई हैं, कुद्दूस साहब, अब्दुल कुद्दूस साहब थे, और वसीम साहब थे, फिरोज साहब थे, शाहिद साहब थे, और अररिया से भी काफ़ी लड़के थे। डोरिया के इंजीनियर मोहिब साहब थे, करीम था, जोगिंदर का आबिद था, रज्जाक साहब थे, वो समी अख्तर था, अब्दुल मन्नान था। इस तरह से सैकड़ों लड़का जो है, बहुत लोगों का नाम अभी नहीं जान रहे हैं। आरक्षण बन गया, सोच आ गई भाई कि कुल्हैया बिरादरी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, संगठन भी बन गया। फिर अब आरक्षण के प्रोसेस में लेने के लिए संघर्ष कैसे शुरू हुआ? ये जो प्रोसेस था, कई जगह मिलना पड़ा, धरना प्रदर्शन देना पड़ा, वो प्रोसेस क्या था वो आप बताएं। बिहार में पिछड़ी राज्य आयोग तब तक नहीं बना था, केंद्र में बना था। उससे पहले ही हम लोग सतर्क हो गए थे कि जब भी बनेगा तो पहला आवेदन हम ही लोगों का पड़ेगा ताकि जल्दी काम हो जाए। इस सिलसिले में उस वक्त अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाबिर हुसैन साहब थे, उनसे हम मिले और जो मेमोरेंडम हमने बनाया था आरक्षण के लिए, सामाजिक, सांस्कृतिक और एक आर्थिक पिछड़ापन को दर्शाए मेमोरेंडम में, वो मेमोरेंडम से वो काफ़ी आकर्षित हुए और उन्होंने एक किताब भी लिखे, बिहार की पिछड़ी आबादियाँ। उसमें हमारे मेमोरेंडम को जो है अपने किताब के पहला टॉपिक में रखा, उन्होंने शामिल किया और हिंदुस्तान पेपर के फर्स्ट पेज में वो सारा चीज़ छपा, जिसमें हम लोग जो सर्वे किए थे कि ये बिरादरी कैसे कैसे आगे बढ़ा है, वो सारा डिटेल उन्होंने दिया। उससे उनका भी कद बहुत बढ़ा पॉलिटिक्स में, और उसी से जो है अल्पसंख्यक अध्यक्ष से वो डायरेक्ट MLC बनाए गए और बाद में कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बने वो। अच्छा, ये तो हो गई, संगठन बन गया। थोड़ा सा टाइम, क्योंकि बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, थोड़ा सा कुल्हैया बिरादरी का या
कुल्हैया समाज का ओरिजिन क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री बताएं, कहाँ से आए लोग, कैसे यहाँ बस गए, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए। हाँ, उस पर थोड़ा ये है कि फिर हम आरक्षण पे आएंगे। अब तक सबसे बेस्ट उस पर एक किताब लिखे हुए हैं डॉक्टर हसन अस्करी साहब, महान इतिहासकार हैं। उनकी एक किताब कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार लिखा है। उसमें दिया है कि ये जो है मोहम्मद बिन कासिम जो 711 और 712 के बीच में सिंध पर आक्रमण किया था, जो हिंदुस्तान का एक भाग था मुग़ल के ज़माने में, जो आज वो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। तो वहाँ का एक राजा था दाहिर, उस पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। तो कहा जाता है कि उस सेना में जो सेना लोग था वो कुल्हैया था, और सिंध से वो लोग गुजरात आया, गुजरात में एक लंबा समय बिताया। गुजरात में भी ये लोग सिपाही के तौर पर बहुत मजबूत और बहुत अच्छे सिपाही माने जाते थे। और उस वक्त बंगाल का शासन बिहार में था और पटना किला को कोई फौज फतह नहीं कर सकता था। जलालुद्दीन अकबर जो है कुल्हैया लोगों को, जो उस वक्त सेना थे, उनको गुजरात से बुलाया और पटना किला को फतह कराने के लिए जिम्मा दिया। और कहा जाता है कि 1574 में पटना किला को ये लोग फतह किया। उसके बाद उन लोगों के बाद फिर नेपाल से इन लोगों का ये हुआ, विवाद हुआ। उस वक्त जलालगढ़ में किला था, सीमा था नेपाल का। फिर नेपाल में ये लोगों को रखा गया और नेपाली सेना को ये लोग धकेल करके आज के जंगबंद जो जोगबनी है, उस वक्त का जंगबंदी कहा जाता था, कि वहाँ तक धकेल के नेपाल को पीछे कर दिया गया। जोगबनी का नाम उस वक्त जंगबंदी था, क्योंकि वहाँ एक सुलह हुआ था और सुलह के तहत जो है उस जगह उधर नेपाल रह गया और इधर इंडिया का सीमा पड़ गया, मुग़ल का सीमा। बाद में मुग़ल सरकार कमज़ोर हो गया औरंगज़ेब के बाद, और मुर्शिद कुली कुतुब खां यहाँ का गवर्नर जो था वो अपने आप को आज़ाद करा लिया। आज़ाद कराने के बाद जो है ये सेना लोग जो था, इन लोगों की नौकरी ख़त्म हो गई और यहाँ के लोकल आबादी, उस वक्त कोल जनजाति भी कहा जाता था, कोल जनजाति में इनकी शादी वगैरह होने लगी। इसलिए हम लोग जो कुछ सर्वे किए थे, देखे कि कुल्हैया बिरादरी में बहुत सारे रीति कस्टम ऐसा है जो ट्राइबल और हिंदुओं का कस्टम है। मर्द लोग जो बहुत ही मुत्तकी परहेजगार, दाढ़ी टोपी वाले थे, और अंग्रेज के ज़माने में पर्शियन लैंग्वेज था, नेशनल लैंग्वेज था। और पर्शियन में जो है कुलाह मने होता है टोपी, या मने होता है ऐ। तो इन लोगों को जो है कुल्हैया कह करके बुलाने लगा अंग्रेज लोग की कुल्हैया कुल्हैया। तो जब वो लोग बोलने लगा तो बाकी भी बिरादरियाँ जो यहाँ की थी वो भी इन लोगों को कुल्हैया बोलने लगा। तो ये जो है 17वीं और 18वीं सदी में कुल्हैया वर्ड का आविष्कार हुआ। इससे पहले ये लोग सैक कहलाता था। कुल्हैया वर्ड का आविष्कार हुआ और ये कुल्हैया वर्ड चलता रहा। और सबसे पहले किताब में जो है गजट में है फ्रांसिस बुकानन का 1805 का ये गजट आया है। वो वाइसराय के भी पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करता था फ्रांसिस बुकानन, वो उन्होंने कुल्हैया का जिक्र किया अपनी पहली किताब में 1805 में, जिसका हमारे पास सबूत भी है, PDF में आपको भेज दिए हैं। उनके बाद 1911 में ओमेली इस पर एक डिटेल किताब लिखा। उन्होंने कहा कि कुल्हैया का एक बड़ा वर्ग हिंदू से कन्वर्ट हुआ है। उन्होंने गैयाड़ी, काशीबाड़ी कई जगह का नाम भी लिया। कहा कि बिसहरी पूजा हाल फिलहाल में कुल्हैया बिरादरी के कुछ इलिटरेट फैमिली में होता था। मतलब वो सांप वाली पूजा। जी। हर गांव में जो है ट्राइबल का जैसे एक सतपीर कहा जाता था कि इस गांव का रक्षा, तो कहा जाता था। इन लोगों का विश्वास था कि गांव को जो है पीर साहब सुरक्षा करता था, इसलिए गांव के बाहर सोहरा का पेड़ हो या और कोई पेड़ हो, उसके पेड़ पर लोग जो है अपना कपड़ा डाल करके आस्था के तौर पर रखता था। और हम लोगों को भी याद है, हम लोग भी जब होश हवास था तो हर गांव में स्थान नाम के बोलता था कि यह स्थान पीर साहब का स्थान है, यहाँ सोहरा का पेड़ है, यहाँ फला जगह है। तो ये सब भी चीज़ था। और उस ज़माने में एक और बड़ी दिलचस्प था कि एक मुड़ियारी का कॉन्सेप्ट था कि बारिश होने के बाद गर्मी में फास्फोरस गैस से जो एक लाइट होता था, उस लाइट को वो लोग समझ लेता था कि मुड़ियारी आ गया है और ये गांव में जब भी कोई जानदार चीज है या भूत है, गांव में हमला कर देगा। और वो जो है गांव में घुस जाएगा तो उस गांव में बहुत भयानक बीमारी आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट भी था जो कि बता रहा है कि हम लोगों का कभी न कभी कोई न कोई पीढ़ी ट्राइबल में है से कनेक्शन है। दूसरा था कि जैसे लोग खेती का
जो अनाज रखता है बिरार के तौर पर, उसमें गोबर का गोईठा लोग रखता था, और जो खम्हार रहता था जहाँ अनाज रखा था खास करके धान वगैरह, उसमें मुंडा का जो है सूप में जो रखता था कि 3 तरह का मुंडा का तस्वीर बांट करके रखा रहता था कि ताकि किसी गलत नज़र उसमें नहीं पड़े। तो ये सब शो करता है कि कुल्हैया बिरादरी के कुछ लोग ट्रैवल हाँ, से भी कन्वर्ट हुए हैं, कुछ लोग अकबर के मतलब मुगल बादशाहों के साथ आए, कुछ स्थानीय लोग जो हिंदू थे, आदिवासी थे, कोल जाति के थे, वो लोग भी कन्वर्ट। जी जी जी, तो दोनों के मिक्स से दोनों का हाँ, वो एक कुल्हैया हुआ। दोनों का मिक्स से ये बिरादरी डेवलप किया। और देखने से भी पता चलता है, हाई कोर्ट के एक सीनियर जज नैयर साहब भी एक बार हमसे बात हुई जी, तो उन्होंने भी कहा कि आपका कुल्हैया बिरादरी में ऐसा है कि ब्राह्मण से लेकर के ट्राइबल तक है। उसका कहने का मतलब यह था कि इस बिरादरी में कुछ इतने फॉरवर्ड और इतने बड़े लोग भी हैं जो डायरेक्ट ब्राह्मण जैसा हैं, और इतने गरीब और इतने पिछड़े हैं कि जो ट्राइबल जैसा ज़िंदगी गुजारता है। तो सारे लोगों का संगम कुल्हैया बिरादरी है। तो आज भी समाज में जो है अप टू डाउन जो है काफ़ी फर्क है, रहन सहन में लेकर के तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा सोच है, और जो नीचे है तो बहुत ट्राइब टाइप एकदम ट्राइबल जैसा है सतह पे। जी जी, तो ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है दोनों ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आते हैं कि आरक्षण का जो संघर्ष था, प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, क्या क्या करना पड़ा? अब आरक्षण के लिए हम लोग संगठन बनाए, कुल्हैया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में उसका नाम केडीओ रखा गया। उसके तहत हम लोगों से मिलना शुरू किए। सबसे पहले जाबिर साहब से मिले, उन्होंने बताया कि आपके इलाके के जितने एमएलए एमपी मंत्री हैं सारे लोगों से रिकमेंड अपने लेटर पैड करा लीजिए, ताकि बाद में आपका आरक्षण का लड़ाई आगे बढ़े तो वो लोग अपने दबाव में आ करके जो है आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे देगा तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इस सिलसिले में हम लोग जो है लोकल जितने भी नेता थे, शांति देवी परिवहन मंत्री थी, उनसे गए, उनके लेटर पैड पर हम अनुशंसा लिए कि नहीं, कुल्हैया बिरादरी हमारे क्षेत्र में काफ़ी संख्या में है और बहुत ज़्यादा सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा है, इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि इसको जो है अत्यंत पिछड़ी जाति घोषित करें। अजीमुद्दीन साहब थे उस वक्त फूड मिनिस्टर, वो भी अनुशंसा करके दिए। मुन्ना मुश्ताक थे खेल मंत्री, वो भी अनुशंसा करके दिए। उस तरह से सुलेमान साहब थे, वो भी अनुशंसा करके दिए। फिर शिवचरण कस्बा का था, वो अनुशंसा करके दिए। तो लगभग सारे एमएलए एमपी और मंत्री जो इस क्षेत्र से था, सारे लोगों से हम लोग कांटेक्ट किए और सारे लोग जो है हम लोगों के सपोर्ट में अनुशंसा अपने लेटर पैड पर दिया, और वो लेटर पैड ओरिजिनल आज तक हमारे साथ में मौजूद है। के अलावा हम लोग जो है जाबिर साहब के कहने पर वो बोले कि ठीक है, आप अररिया में एक रैली कराइए ताकि आम लोगों में जागृति हो, जैसे यादव रैली होता है, कुर्मी रैली होता है। तो 94 का 16 मार्च में हमने अररिया के कचहरी मैदान में, जो अभी कलेक्टेरिएट का जगह है, वहाँ पर हमने कुल्हैया रैली रखा था। उस ज़माने में उस रैली में 10,000 आदमी आया था। वह रैली हमारा बहुत सफल हुआ। उस रैली के बाद आम जनमानस में भी एक सोच गई कि नहीं, बिरादरी को आरक्षण मिलना चाहिए। उस रैली की अध्यक्षता हमारे ही नेतृत्व में हुई थी और चीफ गेस्ट पप्पू यादव थे। अच्छा, जब आरक्षण का प्रोसेस चल रहा था तो पटना से पिछड़े आयोग की तरफ से एक टीम आई होगी, तो वो टीम कहाँ कौन कौन गांव ले गए थे उस टीम को? हाँ, जब सर्वेक्षण आरक्षण के प्रोसेस के समय 4-5 जो है स्टेज होता है। सबसे पहले उन्होंने हमको एक चिट्ठी लिखा कि आप जो है जो डॉक्यूमेंट आपके फेवर में है वो डॉक्यूमेंट वो यहाँ पर प्रस्तुत करें, और हमने तमाम आरक्षण का जो भी मामला था वो प्रस्तुत किए। फिर दूसरा चिट्ठी आया कि आपकी आबादी कहाँ कहाँ है, किस गांव में है, किस शहर में है, कि कुल आबादी कितना है, आपका कितना है, उस पंचायत में है, गांव का डिस्ट्रिक्ट से लेके गांव लेवल तक वो सर्वेक्षण मांग रहा था। तो उस हिसाब से हम लोग जो है एक केडीओ के टीम से एक सर्वेक्षण कराए। पूरे पूर्णिया कमिश्नरी के जो डाटा था 1991 का, उस डाटा को हम लोग लिए। उस डाटे के हिसाब से प्लॉट पर जा करके हम लोग उस वक्त सर्वेक्षण कराए। लगभग 15 लाख कुल्हैया बिरादरी थी और
एजुकेशन उसका 3 से 4% एजुकेशन था। वो सारा रिपोर्ट हम लोग तैयार किए, कमीशन को दिए। कमीशन को देने के बाद तब वो हियरिंग हुआ। हियरिंग के बाद तब वो लोग संतुष्टि के लिए एक 3 मेंबर का कमेटी यहाँ पर आया। तो एक दिन वो पूर्णिया में गुजारा। पूर्णिया में हम लोग दमका वगैरह, गुलाबबाग वगैरह बहुत सारे एरिया जो है, डगरवा में बहुत सारे एरिया जहाँ जहाँ वो जाना चाहा वहाँ हम लोग कमीशन को लेके घूमे, देखा। दूसरे दिन वो अररिया आया। अररिया में भी जो खड़ैया बस्ती गया, गैयारी गया। हलीम बाबू उस वक्त MP थे। कमीशन वाला हलीम बाबू के पास गए। हलीम बाबू एक्सेप्ट भी किए कि मंडल आयोग जिस वक्त था तो मंडल साहब और हम एक ही भवन में अलग अलग फ्लैट में थे। हर 2 दिन 3 दिन में हम लोग नाश्ता साथ करते थे। मगर उस वक्त हम लोगों की सोच ऐसी नहीं थी कि कुल्हैया को जोड़ दें, मगर वो हमारी भूल थी। हम लोगों को काफ़ी उससे पछतावा है। और उन्होंने कमीशन से रिक्वेस्ट भी किया कि अब ये लोग चला रहा है, हमारा पूरा सपोर्ट है, आप जो है इसको देख लीजिए। और हलीम बाबू MP भी थे और सीनियर एडवोकेट भी थे। उसके बावजूद भी उनका फूस का घर 20 शहर में देख करके कमीशन वाला काफ़ी मुतासिर हुआ था कि अभी भी उनका घर फूस का था। तो उसका भी जो है असर पड़ा। उनके बाद कमीशन वाला जो कि हाई स्कूल के रजिस्टर वगैरह देखा, वहाँ के जो हेड मास्टर था उनको पूछा कि आपके यहाँ जितने स्टूडेंट पढ़ता है उसमें कुल्हैया की आबादी कितना है। तो वो कहा कि 90% लोग यहाँ कुल्हैया का बच्चा यहाँ पढ़ता है, क्योंकि अगल बगल में दूर तक जो है कुल्हैया ही लोग हैं ज़्यादातर। तो ये सब देख करके वो काफ़ी संतुष्ट हुआ। और लोगों का घर में जा करके कमीशन लोगों का घर में जाके, उस ज़माने में एक सीको वगैरह बनता था जो गेट पर लगा जाता था, सीको वगैरह, और कुछ घर का कोठी वगैरह का बनावट देख के काफ़ी मुतासिर हुआ। उसका कमीशन का जो सिक्योरिटी था वो IAS सीको हुआ। उस सब बहुत तरह का जो सामान था ना, उसका कलाकारी उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने हमको जो है अलग से जोकी चौक पर हमको अलग किया, कहा कि आपके बिरादरी की औरतें जो है काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, अगर इनको मौका मिले तो ये कटाई बुनाई में बहुत आगे बढ़ेगी। आप लोग ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाइएगा तो भरपूर हम उनको मदद करेंगे। मगर कुछ हालात, हम लोग स्टूडेंट थे, कोई हैंड्स हम लोगों के साथ नहीं था, इसलिए वहाँ तक हम लोग नहीं कर सके। और कमीशन इंक्वायरी करके गया। इंक्वायरी में हम लोगों के फेवर में रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट देने के बाद 21 सितंबर 1996 को जो है बिहार सरकार ने गजट नोटिफिकेशन में कुल्हैया को जो है एनेक्सर 2 का दर्जा दिया और पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया। और वो पिछड़े वर्ग का जो सूची होता है उसमें वो 38 नंबर पर इसको रखा गया। तो अब है कि पहला पड़ाव पूरा हुआ कि कुल्हैया बिरादरी को बिहार में BC2 यानी कि पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कर लिया गया। इसके बाद केंद्र में कैसे फिर कुल्हैया को शामिल किया गया, उसका प्रोसेस क्या था, उसका संघर्ष क्या था, वो बताया जी। BC2 मिलने के बाद हम लोगों को थोड़ा उत्साह बढ़ा कि इतना तक तो कम से कम हम 3-4 साल में ही कर लिए हैं। बहुत बिरादरी को 10 साल लग जाता है। और हम लोगों को थोड़ा जोश खरोश था। हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में पिछड़ी राज्य आयोग था, वहाँ पर मिले और उनको बताए, तो वहाँ आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद फिर उन्होंने एक क्वेश्चनायर भेजा कि ये सब चीज़ भर के देना है कि आपकी बिरादरी के लोगों का जो है ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, सोशल एजुकेशन और इकोनॉमिकल सारा स्टेटस का जो है 14-15 पेज का उनका एक क्वेश्चनायर था, वो भर के दिए। उससे वो संतुष्ट हुआ, क्योंकि आधार वो BC2 को माना था, सेंट्रल का आरक्षण को। उसके बाद पटना का सचिवालय में सुनवाई के लिए डेट रखा गया। सुनवाई में हम लोग गए, डिटेल से सुनवाई हुआ। सुनवाई होने के बाद जो वो OBC में 6 दिसंबर 1999 को OBC में हम लोगों मतलब के बिहार में BC2 यानी कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिला। उसके बाद फिर केंद्र में पिछड़े वर्ग, क्योंकि वहां तो एक ही सूची है, अन्य पिछड़े वर्ग उसको OBC को बोला जाता है जी। अच्छा, इसमें स्पेलिंग का कुछ मामला था कि बिहार में अलग स्पेलिंग था कुल्हैया का, सेंट्रल में अलग स्पेलिंग हो गया था। ये फिर कैसे दूर किया? ये हुआ कि बाद में उसी टाइम में हमारे एक स्टूडेंट थे असलम हसन साहब, वो एलाइट कंप्लीट किया था। उसको आरक्षण सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, तो DM जो है बनाने से इनकार कर दिया कि स्पेलिंग बिहार में अलग है और केंद्र में अलग है, तो हम लोग जो है उसको नहीं बना पाएंगे जब तक दोनों को एक नहीं कर दिया जाए। फिर पटना में हम मीटिंग किए।
साइंस कॉलेज में साइंस कॉलेज में मीटिंग किए। उस मीटिंग में लोगों को हम बोले कि भाई 2-3 आदमी को दिल्ली जा कर के ये एप्लीकेशन देना है और वो करा के लाना है, तो जिसमें आप तैयार हुए क्योंकि जेएनयू में आप रहे हुए थे उस वक्त, तो हम भी देखे कि आपसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता है, और वो जिम्मेदारी दिए जिसको बखूबी आप निभा कर करके। उस वक्त जगजीवन राम की बेटी वेलफेयर मिनिस्टर वही थी, उनका जो पीए था, नाम अभी हम भूल रहे हैं, वो बहुत जल्दी आनन फानन में काम करके चिट्ठी बना करके वो दिया है। मंत्रालय हम गए हैं आवेदन लेके, उसके विदिन हफ्ता दिन के अंदर वो वहां से करेक्शन होके पटना लेटर आया। हफ्ता दिन लगा। वो चिट्ठी हमको मिल गया। हमको मिलने में 15-16 दिन लगा, मगर 3-4 दिन के अंदर ही वो वहाँ ठीक हो गया। और इनका सर्टिफिकेट भी असलम का बन गया और पहला बेनिफिशरीज भी असलम हुआ, एलाइड में उनका ये हो गया। कुल्हैया बिरादरी को BC1 BC2 की आरक्षण तो यहाँ बिहार में मिल गया, उसके बाद सेंट्रल में भी मिल गया। उसके बाद BC1 की लड़ाई किस तरह से लड़े, कब शुरुआत हुई और कब जाके बिहार में BC1 का आरक्षण कुल्हैया बिरादरी को मिला, ये आप बताएं थोड़ा सा। जी, सेंट्रल में हम लोग OBC मिलने के बाद देखे कि बिहार में BC2 मिला है, और BC2 में कंपटीशन बहुत सख्त था, क्योंकि कई मजबूत जिसमें कुर्मी था, यादव था, बनिया था। तो BPSC में हमारे बच्चे नहीं अटक पाते थे। तब एहसास हुआ कि हम लोगों को जो है BC1 लाना पड़ेगा, तभी जा कर के हम लोगों के बच्चे कुछ जो है BC में आ सकते हैं, BC1 में। तो इसके लिए अचानक था क्या कि एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते थे। उनके लिए बार्ड है कि कम से कम 10 साल आप देखिए कि 10 साल में आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, गैप हाँ 10 साल के, हाँ नियम के हिसाब से 10 साल के बाद 2008 में हम लोग एप्लीकेशन दिए तांती कमेटी में, कमीशन में, और वो डिजोल्व हो गया, उनका टर्म पूरा हुआ, उन्होंने कोई रिकमेंड नहीं किया। उनके बाद धर्मपाल सिन्हा रिटायर्ड जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उनकी कमेटी बनी जस्टिस धर्मपाल सिन्हा के। तो धर्मपाल सिन्हा के यहाँ हम लोग जाकर के मुलाकात किए, क्योंकि हाई कोर्ट के जज थे, हम लोग हाई कोर्ट में एडवोकेट थे। मुलाकात थी, जानते थे ऊपर से, शकलन नाम से नहीं जानते होंगे। उनसे मुलाकात किए कि सर हम भी वहीं हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, हम लोग आरक्षण का लड़ाई लड़ रहे हैं, OBC भी हम लोगों को मिल गया है, नक्सल 2 भी मिल गया है, 1 के लिए आवेदन देना चाहते हैं। तो डिटेल बताए, तो वो काफ़ी मुतासिर हुए। और कुछ हमारे बिरादरी में जुडिशरी में कुछ लोग पहले से आए हुए थे, जिसमें सगीर साहब थे, जुबैरुल हसन गाफिल साहब थे, और एक जलालुद्दीन साहब थे। तो उन लोगों के भी बारे में बोले कि कुछ लोग हमारे साथ काम किए हैं। तो हम कहे कि हाँ वो लोग भी इसी कुल्हैया बिरादरी में आते हैं, तो उनसे भी मदद मिली। और कमीशन उस एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन देने के बाद फिर वो कोई डॉक्यूमेंट मांगा, डॉक्यूमेंट दिए। डॉक्यूमेंट से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने कमेटी 3 आदमी का कमेटी भेजा, 2 आदमी का कमेटी भेजा, फिर एरिया में आया। हाँ, फिर एरिया में आया। उस वक्त तक हम लोग जो है किसी पॉलिटिकल आदमी को नहीं बताए थे। जब कमेटी जब एरिया में आने लगा तो सरफराज साहब से भी बात की कि आप भी रहिएगा। मंजर आलम था उस वक्त MLC, उनसे भी बोले कि आप भी रहिएगा। और जितने छोटे बड़े बिरादरी का नेता थे या बाहर के बिरादरी का नेता था, सारे लोगों को बोले कि आप लोग रहिएगा। और अररिया डाक बंगला में वो कमेटी आई और ठहरी, और हम लोग सारे आदमी उनके अगल बगल में रहे, साथे साथ रहे, जिसमें कि बिरादरी के जितने अररिया के कंसस एडवोकेट थे, प्रोफेसर लोग थे, सारे लोगों का योगदान रहा। सामाजिक कार्यकर्ता जितने थे सारे लोगों का योगदान रहा। और जांचने के लिए जब ये लोग गया तो डोरिया से अंदर बलवा बस्ती के तरफ गई टीम। बलवा में उन जांच पड़ताल किया 2-3 बस्ती में, फिर दोबारा खड़ैया बस्ती से होते हुए ये बांसबाड़ी वाला रूट पर ले करके गए, उधर देखा। फिर जोकी वाला रूट में ले जा करके जोकी वगैरह से घूमते हुए मंजर के यहाँ दोपहर का खाना हम लोग खाए। फिर वहाँ से घूमते हुए कस्बा ले गए, कस्बा में जैनगंज में आफाक MLA के यहाँ रात का खाना खाए। तब पूर्णिया का डाक बंगला में हम लोग ठहरे। फिर दूसरे दिन फिर पूर्णिया के कई क्षेत्र में, जैसे वहाँ का बैसी में जाके ठहरा। बैसी में कमर एडवोकेट भखड़ी का थे, उनके यहाँ हम लोग दोपहर का खाना खाए। और चारों तरफ वो लोग देख के संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के बाद जो है
ये लोग अपना रिकमेंड किए। मगर उससे पहले हम लोग सेकंड टर्म में आंदोलन जो है अररिया छोड़ करके पूर्णिया में करना शुरू किए, क्योंकि अररिया में पॉलिटिकल बहुत कॉन्शस थे लोग, काफ़ी हम लोगों को दिक्कत होता था। तो दूसरी लड़ाई का जो है जंग मैदान हम लोग पूर्णिया को बनाए। मतलब कि बिहार में BCD 1 की लड़ाई जो लड़ी गई कुल्हैया बिरादरी के लिए, और उसको अररिया के बजाय उसका जो मेन केंद्र पूर्णिया बनाया। कस्बा में एक टीम था, मोइन वगैरह और लागन का मुखिया, उसके बाद शाहिद वगैरह बहुत लोग था, और शाहिद का बड़े भाई मझले भाई डॉक्टर फिरोज साहब थे, वो लोग थे। पूर्णिया के काफ़ी तादाद में एडवोकेट लोग थे, और वहाँ पर डॉक्टर मसवीर साहब थे। जब चारों तरफ गांव में हम लोग प्रोग्राम करते हुए वहाँ के मैदान जो है रंगभूमि मैदान में जब हम लोग रैली रखे, तो रैली में 10,000 आदमी आया। उससे 2 दिन पहले डॉक्टर मसवीर से गए थे समझने के लिए कि भाई आप तो पूर्णिया में बहुत कॉन्शस हैं, थोड़ा मदद दीजिए। तो बोला कि दूर ये बिरादरी में कुछ हो नहीं सकता है। जब भीड़ देखा तो उन्होंने बोला कि हमने कुल्हैया को तो सोचा कि ये तो ऐसा मेढक है जिसको तराजू में कभी रखा नहीं जा सकता है, मगर केडियो वाला ऐसा है कि जो इस तमाम को जो है एक तराजू में खड़ा कर दिया है। तो वो काफ़ी मुतासिर हुए, और मुतासिर होने के बाद जो है उसी वक्त मुख्यमंत्री का एक प्रोग्राम था, हम लोगों की एक टीम जो है साल दे करके उनको एक मेमोरेंडम सम्मानित किया और एक मेमोरेंडम दिया। और उन्होंने भी वादा किया कि न जल्दी से जल्दी हम कुल्हैया को जो है अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल करवा देंगे, आप लोग इसके लिए मेहनत करते रहिए। और उनकी एक कैबिनेट मिनिस्टर लेसी सिंह थी, वो बेचारे उनकी भी काफ़ी मदद रही एनेक्सर 1 में। उनके साथ साथ कस्बा का टीम जो उनके वोटर लोग थे तो वो भी इंटरेस्टेड थी, और वो काफ़ी जो है वो कस्बा वाला टीम जो है उनके पीछे लगा दिए हम लोग। वो लोग काफ़ी मदद किया उनका, और वो बेचारी जो है जब हम लोग आरक्षण मिल गया तो पूर्णिया में जब हम लोग प्रोग्राम रखे थे वो आई भी, और सरफराज साहब को भी हम लोग बुलाए, क्योंकि बिरादरी का ये लोग एक नेता था। हम लोग किसी से कोई भेदभाव नहीं किए, सारे लोगों को जोड़ के चले। उसमें मंजर भी था, सरफराज साहब भी थे, या तस्लीम साहब भी जो कमीशन आई हुई थी, तो उनको हमने तस्लीम साहब से मुलाकात कराने के लिए उनके डेरा पर ले गए। और तस्लीम साहब वहाँ स्वीकारे भी, हमारे तरफ इशारा करते हुए कमीशन वाले को कहे कि ये लोग जब पढ़ रहा था उस वक्त लड़ाई लड़ रहा था, अब तो इनका दाढ़ी मोछ भी पक गया, तब तक लड़ रहा है ये लोग, तो आप लोग भी मदद कीजिएगा। कमीशन वाले को कहा भी, तो कमीशन वाला जो है उससे मुतासिर हुए। अच्छा, कब बिहार में कब मिल गया कुल्हैया को BC 1? ये 2014 में हम लोगों को BC 1 का दर्जा मिला। मार्च 2014 में गजट नोटिफिकेशन, मार्च 2014 जो है हमको याद है 21 मार्च 2014, 21 या 24 मार्च 2014 को एनेक्सर 1 में ये आ गया। अच्छा, एक चीज़, कुल्हैया बिरादरी को आरक्षण दिलाने में बिरादरी के नेताओं का कितना हाथ है? कई लोग दबी जबान में बोलते हैं कि कुल्हैया बिरादरी के जो नेता थे उस वक्त जब ये लड़ाई चल रही थी, वो लोग नहीं चाहते थे कि बिरादरी को आरक्षण मिल जाए, बिरादरी का लड़का आगे बढ़ जाए, IAS हो जाए, IPS हो जाए। क्योंकि आप पहले दिन से आज तक इस संघर्ष को जिए हैं, लड़े हैं, पूरा संगठित किए हैं, आपको सब कुछ पता है। ईमानदारी से आप बताएं कितना योगदान रहा होगा अपने बिरादरी के नेताओं का, कुल्हैया बिरादरी? जी, हम लोग जब KDO बनाए थे तो उसी वक्त हम लोग शमसुल हुदा में एक मीटिंग किए थे और तय किए थे कि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होने नहीं देना है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया तो वहाँ पर जो है वर्चस्व की लड़ाई हो जाएगा। ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट सिसोना तस्लीम साहब, वेस्ट मोहिदुर रहमान चंद्रदेव वाला में, तो हम लोग सोचे कि दोनों जो है अपना अपना वर्चस्व लेने के लिए हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए पटना में हम लोग एक मीटिंग किए और इन लोगों को भी बुलाए, तस्लीम साहब भी उसमें आए, इनके भी प्रतिनिधि गए और हम कहे कि पटने में जितने लड़के पढ़ते हैं आपके बेटे समान हैं, बच्चे समान हैं, ये लड़ाई लड़ेंगे, आप लोग इनको मदद कीजिएगा और अपने ऊपर इसको पॉलिटिकल नहीं ले जाइएगा। आपका बच्चा है, ये लोगों का अपना मामला है, आरक्षण मिलेगा, इन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा और आप लोग जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होइएगा। तो वो लोग जो है इन्वॉल्व डायरेक्ट नहीं हुआ। मगर दूसरी बात थी कि तस्लीम साहब
चाह रहे थे कि आरक्षण हो, मगर वोटर पॉलिटिक्स को लेकर के वो खुल करके सामने नहीं आ पा रहे थे, मजबूरी उनकी थी। मगर उनका समिति जो मुजफ्फर साहब एमएलए थे वहाँ से अमोर से उन्होंने एक बैठक में हम लोग भूख हड़ताल रखे थे, तो वो आकर के हम लोगों को शरबत पिला के भूख हड़ताल तोड़े थे। और एक और बैठक हम लोग वहाँ हड़ताल रखे थे, भूख हड़ताल डाक बंगला चौराहे पर, तो उसमें तस्लीम साहब भी आए थे और पप्पू यादव भी आए थे। सपोर्ट उन लोगों की खामोश सपोर्ट था। हम लोग तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो लोगों का विलन का, हाँ, कि विलन का रोल रहा, ऐसी बात नहीं है। अंदर से खामोशी सपोर्ट था। और हम लोग मगर कहे हुए थे कि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देना है, ताकि हमारे अगर कोई मेहनत कर रहा है और उसको अपना बता के वो महफिल नहीं लूट, हाँ, नहीं लूट ले, इसलिए जो है वो लोग इस बात को समझे। और दोनों जहाँ तक मामला आया, दोनों वक्त पर काम दिए। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि ये बहुत 10-12 साल का लंबा सफ़र है आंदोलन का, आरक्षण दिलाने का, तो जाहिर सी बात है धरना देना है या मेमोरेंडम देना है, राज्यपाल से मिलना है, मंत्रियों से मिलना है। और अमूमन जो स्टूडेंट थे वो लालबाग, इकबाल हॉस्टल, शमसुल हुदा, महेंद्रू पटना में रहते थे। फिर यहाँ से कैसे जाते थे, फंडिंग कैसे होता था, पैसे का कलेक्शन कैसे होता था, कैसे आंदोलन चला, किन पैसों से, किन मदद से आंदोलन चला? हाँ, पैसे का जहाँ तक ये तो होता था कि हम लोग बाजाबते ट्रेजरर रखे हुए थे जी। और पहला ट्रेजरर वही लागन का था, मुजाहिर अलवी। दूसरा ट्रेजरर जो है कैसर खालिद, जो आईपीएस कर गया। तीसरा ट्रेजरर सादिक था, वो आईएएस कर गया। उसके बाद घोरमारा का एक साकिब था, वो लास्ट में ट्रेजरर रहा। और हिसाब किताब था, क्योंकि हम उसमें जनरल सेक्रेटरी थे, हिसाब किताब खुद रखते थे। एक आलपिन भी अगर खरीदा जाता था वो भी लिखा गया जाता था। पूरी आरक्षण की लड़ाई जो लड़ा, आरक्षण ओबीसी तक मिलने तक ये सब रजिस्टर वही चला, क्योंकि ओबीसी तक ही लोगों से चंदा लिया गया। और ये चंदा 230 रुपया, 25 रुपया, 10 रुपया स्टूडेंट देता था। बाहर से हम लोग कभी चंदा किसी ना एमएलए से लिए, ना किसी कोई जमींदार से लिए, या अररिया वगैरह में बहुत ज़्यादा चंदा किए। रैली के टाइम में कुछ चंदा अररिया में किया गया, जो अररिया के रैली, अमूमन 50 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया जो स्टूडेंट अपने खर्च से पटना ले जाता था, गार्जियन देता था, उसी से 5-10 रुपया काट के हम लोगों को महीना वो देता था। 10 रुपया, 20 रुपया। और हाँ, तो आरक्षण दोनों जगह आरक्षण मिलने का बजट 17,500 रुपया है। ये अंदाज लगाइए कि 17,000 रुपया में कुल्हैया को एनेक्सर 1 से एनेक्सर 2 से लेकर के ओबीसी तक का दर्जा मिल गया। और हम लोग किसी के यहाँ जाते थे, 30-40 लड़के का साइकिल रखते थे, साइकिल से जाबिर साहब के यहाँ या मंत्री के यहाँ या जिसके यहाँ भी जाते थे, साइकिल से जाते थे। ट्रैवलिंग का कोई खर्चा नहीं आता था। जैसे केडीओ यानी कि कुल्हैया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मिशन कुल्हैया को आरक्षण दिलाने तक ही खत्म हो गया, या आगे भी कोई योजना है कि केडीओ के बैनर के तहत समाज में कुछ किया जाए? तो सामाजिक जो बुराइयां हैं, क्या केडीओ उस तरफ भी ध्यान देगी या उस तरफ भी कोई कार्यक्रम चलाएगी, इस तरह का कुछ? ना, ये केडीओ बनाने के साथ साथ ही हम लोग नाम रखे थे केडीओ कुल्हैया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट के लिए हम लोगों का सोच था कि ये बिरादरी जो है, बिरादरी को डेवलप किया जाए। इसके लिए जब जब भी छुट्टी होता था हम आते थे, और हम जो है जैसे टेकनी हाट हुआ, चके हाट हुआ, नवाबाड़ा हाट हुआ, जो भी बड़ा बड़ा 2-4-5 गांव के बीच में जो हाट था, वहाँ हम कैंपेन करते थे। लोगों को जो है हम लोग कहते थे कि बच्चों को अपने पढ़ाइए। हम लोग जो है गरीबों को कहते थे कि भाई आप मजदूरी क्यों नहीं करें मगर बच्चों को पढ़ाएं। और मोटिवेट करने के लिए हमने 4-5 पंचायत को मिला करके एक कुल्हैया सेंटर बनाए थे, जिसको केडीओ 30 कहा जाता था। 6-7 जगह इसका बुनियाद भी हम डाले थे, और इसको 3 टायर तौर पर जो है हम लोग जिम्मेदारी दिए थे कि एक हमारा 5-6 सेंटर पंचायत का एक सेंटर गांव में रहेगा, जो मिडिल स्कूल या हाई स्कूल है। और हमारे केडीओ से रिलेटेड या बहुत से अच्छे स्टूडेंट जो तैयारी करते थे, आई टीचर हैं, वो लोग कुछ तैयारी कराएंगे, जिसमें नवोदय का तैयारी होगा, जामिया का तैयारी होगा, अलीगढ़ का तैयारी होगा, ताकि ग्रास रूट से हम बच्चों को निकाल सकें। इसके ऊपर भी हम मेहनत किए।
उनके बाद 2 टायर में हम रखे थे कि डिस्ट्रिक्ट में पूर्णिया में और अररिया में एक सेंटर होगा जहां पॉलिटिकल की इसका मेडिकल का, इंजीनियरिंग का और बहुत सा पॉलिटेक्निक का और अरब वगैरह में कोई डिमांड होता था, वो सब का तैयारी किया जाएगा। तीसरे स्तर पर पटना में भी हम रखे थे, जिसमें हाफिज मोहिब जो इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने हमसे वादा भी किए थे कि हम अपना जो है वो एक घर वहाँ बनाए हैं, अच्छा लंबा 6-7 हज़ार वर्ग फीट में। बोले थे कि हम पूरा एक फ्लोर दे देंगे आप लोगों को फ्री में। तो वो बेचारे भी जो है काफ़ी उनका हम शुक्रगुजार हैं कि पग पग वो मदद किए। इनके साथ साथ हमारा एक और मोटिव था कि जिस तरह से इमारतें सरैया पटना में काम कर रहा है 3-4 स्टेट के लिए, हम पटना में हमारी मतलब आखिरी एक ख्वाहिश है कि हम इस बिरादरी को इतना कुछ दिए हैं तो पूरी बिरादरी हमको भी एक चीज़ दे दे जिसका नाम हम कुल्हैया भवन रखेंगे। 1 बीघा में एक जगह होना चाहिए जहाँ एक बड़ा सा बिल्डिंग होना चाहिए, वहाँ कुल्हैया भवन होगा। वहाँ एक लाइब्रेरी हम अलीगढ़ के तरफ बनाएंगे, 24 घंटा पढ़ने का जो है साधन रहेगा, हर तरह की तैयारी का साधन रहेगा, लड़का रखने का के लिए भी वहाँ हॉस्टल रहेगा, उसका खाने पीने का भी इंतजाम रहेगा। और बिरादरी में जितना कुरीति है या झगड़ा फसाद आपस में लड़ झगड़, उसका एक एडवाइजरी कमेटी होगा, एक शूरा रहेगा, जो कमेटी का एक 45, 50, 60 आदमी का एक शूरा बनता है, वो शूरा रहेगा। और एक मैनेजिंग कमेटी रहेगा जो जा करके इस तरह का डिस्प्यूट को भी हल करने का काम करेगा। इसके लिए हम अक्सर लोगों से बात करते हैं। जुबैरुल हसन साहब थे तो बोले थे कि ठीक है आप लोग आगे बढ़िए, हम आपसे बात करेंगे। सरवर भाई खड़िया बस्ती का, उनको वो भी अभी एक केस जीते हैं, काफ़ी ज़मीन उनको मिला है, वो भी वादा किए हैं कि कुछ ज़मीन हम भी दे देंगे। मगर हम लोग चाह रहे हैं कि पटने या अररिया में एक ऐसा ज़मीन मिले कि जहां हम लोगों को ये ख्वाहिश अगर ये हमारा पूरा हो जाता है तो हम समझेंगे कि केडियो को हमने जो 20-25 साल दिए और पूरी बिरादरी हमको एक देन दिया। जी अच्छा सर, ये जो कुल्हैया बिरादरी को आरक्षण मिला है, इसका लाभ बिरादरी को कहाँ मिल रहा है? कुल्हैया बिरादरी को आरक्षण का ज़माना है, हर एक चीज़ के लिए उनको लाभ मिलता है। सबसे पहले 2001 के पंचायत चुनाव में लाभ मिला कि हर पंचायत में 1 सीट रिजर्व था, मतलब 3-4 सीट में कम से कम 1 सीट था। तो कई एग्जाम्पल देंगे हम, जहाँ जिस पंचायत से हम रहते हैं प्रसादपुर पंचायत में, वहाँ का समिति आरक्षित था तो कुल्हैया बिरादरी का 90% आबादी था, मगर कोई भी कैंडिडेट नहीं मिल सका। तो एक ही घर माली था तो वो समिति बना। पूर्णिया में ये जो कि भंसिया पंचायत में मुखिया का पद आरक्षित था और एक भी आदमी नहीं उसमें मिला क्योंकि आरक्षण में कोई नहीं था। तो एक था, हाँ, BC1 में थी नहीं, उस वक्त तो थी नहीं तो लाभ नहीं था। जब BC1 में दे दिए तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। दूसरा कि शुरुआत में जब हम लोगों को 96 के ज़माने में मिला था, उस वक्त जो है इंदिरा आवास में भी आरक्षण था, तो एक भी ईंटा नहीं मिलता जब तक आरक्षण नहीं होता, जिसमें के करोड़ों करोड़ जो है एक ब्लॉक में सरकार के तरफ से जो इंदिरा भवन दिया गया इंदिरा विकास के तरफ से, तो वो सबका लाभ मिला। बैंक में लाभ मिला, एडमिशन में लोगों को लाभ मिल रहा है। में भी पिछड़ों के लिए कुछ अलग से प्रोविजन है। कॉलेज में तो बच्चे जा ही रहे हैं कोटे के अंतर्गत। एडमिशन में भी होता है। यूपीएससी और बीपीएससी कर जाते हैं, मान लिया कि किसी का रैंक 200 है, 250 है यूपीएससी में, तो वो आईएएस हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या बेनिफिट वहाँ उसको मिल रहा है? 49 सेंटर के नौकरी में जो है 49% आरक्षण है। तो अगर आप 200 के रैंक पर हैं तो आरक्षण जनरल में 200 हैं तो आरक्षण में सीधे 100 के अंदर आ जाइएगा। मतलब कि इसलिए मेरिट से जो लड़के हमारे एलाइट होता वो आरक्षण के आधार पर आईएएस IPS हो जा रहा है। IPS और IAS हो जा रहा है। अगर रैंक के हिसाब से जिसको एलाइड होना था, सेकंड रेलवे वगैरह में जाना था, लेकिन वो आरक्षण के बदौलत सीधे IAS और IPS कैडर हो रहा है, या एलाइड में टॉप का ये मिल रहा है, उनको कैडर वहाँ जी मिल जा रहा है। अच्छा, आखिर में हम पूछेंगे आपसे, यूं तो ये जो कुल्हैया बिरादरी को आरक्षण दिलाने की मुहिम है, इसमें हजारों लोग शामिल रहे, आए गए, जो पटना में गए जुड़ गए, फिर वो जब घर लौटे तो लौट गए। तो चुनिंदा हजारों लोग शामिल रहे हैं, तो नाम लेना मुश्किल है, लेकिन चुनिंदा कुछ लोगों का नाम लीजिए
जिसको आप लेना चाहते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कुल्हैया बिरादरी में, कुल्हैया बिरादरी को आरक्षण दिलाने में। हमारे टीम में उस वक्त पटना में पढ़ने वाले सारे लड़के थे, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि सारे लोग हमको मदद किए। मगर ख़ास जैसे था, जैसे प्रोफेसर अनवार साहब का हम नहीं भूल सकते हैं। वो ओरिएंटल कॉलेज में हिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर थे और हम लोग उसको एक तरह से वहाँ पढ़ते थे तो एक गार्जियन मानते थे। उनको हम लोग अध्यक्ष बनाए और उनसे मशवरा करते थे। उनकी वाइफ तस्नीम कौसर थी, रेडियो टीवी वो सब में अनाउंसर थी, न्यूज़ रीडर थी, तो उसका भी काफ़ी योगदान रहा। जाबिर साहब थे, उनका योगदान रहा। इंतखाब आलम साहब थे आलमगंज का, वो हमारे कॉलेज के ज़माने से दोस्तों में थे, जहाँ जहाँ बुलाए वो रहा। आरा का एक हमारे दोस्त थे सलाम साहब, वो भी रहा। छोटा मोटा नेता जितने भी वहाँ रहे वो सारे लोग उसमें था। स्टूडेंट में जैसे हम लोग थे, कुद्दूस भाई थे, मुजाहिर साहब थे, इधर कैसर खालिद थे, जितने भी लड़के थे सारे लोगों का देन था। नौशाद साहब थे। हाँ, शुरू में वो काफ़ी लोगों का हम नाम लिए हैं, वो सारे लोग थे। बाकी अररिया से भी जितने एडवोकेट थे, अलीम बाबू थे, हसीब बाबू थे, उसके बाद जो है मंजूर बाबू थे, वसीब बाबू थे, हासिम बाबू थे, जितने सीनियर एडवोकेट हैं, जूनियर एडवोकेट हैं, सारे लोग यहाँ भी काफ़ी मदद किए। उसके बाद 16 लोगों में जैसे हारून गाफिल साहब थे, वो लोग कंसस थे। मास्टर दिन रजा साहब थे, वो लोग कंसस थे। अररिया कॉलेज के प्रोफेसर रऊफ साहब थे, वो कंसस थे। खरिया बस्ती के सरवर भाई हैं, वो कंसस थे। उनके छोटे भाई फिरोज, वो हम लोगों का संगठन में सेक्रेटरी था, वो डेथ किया। उनका छोटे भाई मासूम, वो हम लोगों से जुड़ा हुआ आज तक है। तो यहाँ पर भी जो है क्षेत्र में पूर्णिया से लेके अररिया तक बहुत से लोग, पटना में जो टीम थी वो वर्क कर रही थी और आपका संपर्क इलाके के जो नामे गिने चुने लोग थे उनसे भी था, इनसे भी सहयोग। ये लोग कभी कभी चले जाते थे, बुलाते थे तो ये लोग हियरिंग में बुलाते थे तो ये लोग चले जाते थे। इश्तियाक था जिला परिषद, उसका भी देन था। बहुत ऐसे नाम अभी हम वक्त की कमी के वजह से नहीं ले पाते हैं, मगर इसमें हजारों लोगों की कुर्बानी थी। तो सारे लोगों का हम शुक्रगुजार हैं। जिनका नाम नहीं ले पाए हैं वो भी गुमानी में नहीं रहे। हाँ, मगर सारे पटने में पढ़ने वाले लोग और लोकल जितने भी नेता थे, अशफाक साहब थे, जवाद साहब थे, सब लोगों का योगदान है। अच्छा सर, आखिर में आप कुल्हैया बिरादरी को केडीओ की तरफ से, कुल्हैया डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की तौर से, या संस्थापक अध्यक्ष कहें, जनरल सेक्रेटरी कहें, के तहत कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप संदेश दें अपनी बिरादरी को। जी, क्या कहना चाहते हैं? हम संदेश यही देंगे कि अकबर इलाहाबादी कहता है कि जब सामने तलवार हो तो कलम उठाओ। तो कलम ही एक ऐसी ताकत है जो कि किसी भी बिरादरी का जो है किस्मत बदलती है। और कलम, सरदार कलम पकड़ा तो 1% जो है आबादी हिंदुस्तान का सरदार कहलाया। हम 20% होकर के गुलाम बने हुए हैं। हम अपने बिरादरी खुसूसन सारे मुसलमानों से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चों को जहाँ तक हो मजदूरी करके, यहाँ तक कि अगर ज़मीन बेचना पड़े, अगर उनके पास 10 बीघा ज़मीन है तो बेच के बच्चों को पढ़ाए। और हमारी टीम से अगर उनको कोई मदद की दरकार हो तो हम लोग भी उनको मदद के लिए तैयार हैं और वो मदद हमसे ले, मगर बच्चों को पढ़ाए। और कुरीतियाँ जितनी भी बिरादरी में है, जैसे हमारे नए नस्ल के लोग जो है थम्सअप, ये नए नस्ल के लोग कोरेक्स वगैरह में जो है लगा हुआ है, तो हर समाज जो है अपने अपने एक छोटे स्तर से एक कमेटी बनाए। बीच में बना था एक ज़माने में, ताड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गया था 80 से पहले के ज़माने में। तो हर जगह जो है जमात का असर से जो एक कमेटी बना था और ताड़ी को लगभग नेस्त नाबूद कर दिया गया था। वो वक्त आ गया है कि हर गांव में एक सोसाइटी बने, एक कमेटी बने, केडीओ के ही अधीन हो, और वो रखे ध्यान कि कौन बच्चा इस तरह से कोरेक्स या दारू शराब के चक्कर में है, उन लोगों को पकड़े धकड़े, सजा करे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये कुरीति अगर हमारे समाज से हट गया तो हम लोग जो है बहुत बड़े जंग जीत जाएंगे। आप संवाद के रूबरू कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमको बुलाए
और हम आए और हमारे जरिया हम जो बोले वो आप उनके लिए जरिया बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।